Assalamu alaikum, my dear student. As you know, you are watching Unique Math Studio. From this channel, I am your math online tutor, Professor Muhammad Adil Akbar. Welcome back to this lecture series. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माय डियर स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9.4 को डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि अभी तक कोई स्टूडेंट इसी चैनल पर न्यू है या अभी तक किसी स्टूडेंट ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दे और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जी माय डियर स्टूडेंट, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। 9.4 एक्सरसाइज में कुछ कॉन्सेप्ट यूज होंगे तो उसके लिए हम कुछ थ्योरी देखेंगे जो कि ना सिर्फ एक्सरसाइज के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि यहाँ से एमसीक्यूज भी आपके कवर होंगे। जी माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले कॉन्सेप्ट आपके पास आएगा ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन्स। रेगुलर पॉलीगॉन्स क्या होती हैं? पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन से पहले तो पॉलीगॉन्स का पता होना चाहिए। 3 और मोर देन 3 साइडेड क्लोज फिगर्स को आप पॉलीगॉन्स का नाम देते हो। अब 3 से कम अगर 2 साइडें होंगी तो आपकी फिगर कोई भी क्लोज नहीं हो सकती, तो फिगर क्लोज होने के लिए कम से कम 3 साइडें होना चाहिए। और रेगुलर पॉलीगॉन एक इस तरह का कॉन्सेप्ट है जिसमें सारी साइडें जो है वो इक्वल होंगी। अ रेगुलर पॉलीगॉन हैज ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स इक्वल। साइडें भी इक्वल होंगी और एंगल्स भी इक्वल होंगे। ये रेगुलर पॉलीगॉन्स की डेफिनेशन थी। अब उसके बाद कुछ कॉमन रेगुलर पॉलीगॉन्स हमारे पास है। इक्विलैटरल ट्राइएंगल, इक्विलैटरल ट्राइएंगल जिसमें तीनों साइडें इक्वल होती हैं, ये भी रेगुलर पॉलीगॉन ही है, उसी की टाइप है। स्क्वायर जिसमें चारों साइडें इक्वल होती हैं। रेगुलर पेंटागोन जिसमें 5 साइडें इक्वल होती हैं। रेगुलर हेक्सागोन जिसमें 6 साइडें इक्वल होती हैं। रेगुलर पॉलीगॉन्स की कुछ टाइप्स हम देख लेते हैं जिसका आपको पता होना चाहिए, ये आपने माइंड में रखना है। अब 3 साइडेड क्लोज फिगर जिसमें तीनों साइडें इक्वल होंगी, इक्विलैटरल ट्राइएंगल। उसके बाद 4 इक्वल साइडेड जो होंगी, स्क्वायर शेप। 5 इक्वल साइडेड की जो पॉलीगॉन होगी रेगुलर पॉलीगॉन, ये पेंटागोन कहलाती है। अगर 6 साइडें आ जाएं इसको हेक्सागोन का नाम दिया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। आगे एक्सरसाइज में जस्ट उसने नेम ही लिखना है, हेक्सागोन का नेम लिख देगा, हमें पता होना चाहिए वहां पे साइडें 6 होनी है। हेप्टागोन का वर्ड यूज होगा तो हेप्टागोन में 7 साइडें इक्वल होती हैं। ऑक्टागोन में 8 साइडें, नोनागोन में 9 साइड्स, डेकागोन 10 साइड्स एंड उसके बाद 11 साइड्स एंड डिकागोन और 12 साइडों के लिए डोडिकागोन। ये डोडिकागोन हम पीछे भी हम ये यूज कर चुके हैं। ठीक है, 12 साइडें इक्वल होती हैं। तो कुछ ये आपके पास रेगुलर पॉलीगॉन्स की टाइप्स थी। जी, उसके बाद नेक्स्ट, अगर हमने इन्हीं रेगुलर पॉलीगॉन्स के इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड करना तो उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा? द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एन साइडेड पॉलीगॉन, वो इस फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे। n - 2 n नंबर ऑफ साइड्स होंगी, n - 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री सम ऑफ इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल्स का मतलब होता है किसी क्लोज फिगर के अंदर जो एंगल बना हुआ हो, वो हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। अगर आपने एक एंगल का साइज निकालना है, साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल, तो वो इस फॉर्मूले से निकलेगा। n - 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री यही है और फिर नीचे हम टोटल साइडों पे डिवाइड कर देंगे तो एक आपके पास इंटीरियर एंगल निकल आएगा। सारे इक्वल ही होंगे क्योंकि रेगुलर पॉलीगॉन में साइडें भी इक्वल होती हैं और एंगल भी इक्वल होते हैं। उसके बाद एक्सटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि एक्सटीरियर एंगल अगर आपने फाइंड करना, एक्सटीरियर एंगल का मतलब होता है जो क्लोज फिगर के बाहर एंगल बना हो। तो किसी भी साइड पे अगर आप एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना चाहते हो तो उसका फॉर्मूला 360/n। n नंबर ऑफ साइड्स होंगी क्लोज फिगर की, तो इससे हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं डायगोनल। अगर आपने किसी क्लोज फिगर के नंबर ऑफ डायगोनल फाइंड करने हैं तो उसका फॉर्मूला होगा n × n - 3/2। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम, ये भी एक्सरसाइज में यूज होना है, इसको भी आपने माइंड में रखना है। नेक्स्ट हमारे पास सिमेट्री का कॉन्सेप्ट है। अब सिमेट्री का कॉन्सेप्ट माय डियर स्टूडेंट्स आपके चैप्टर में इसको बड़ा डिटेल के साथ डिस्कस नहीं किया गया, ये बड़े डिटेल वाला टॉपिक है। तो जितना का आपकी बुक में इस चैप्टर में इसको डिस्कस किया गया वो हम देख लेंगे। एमसीक्यूज के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमें मिल जाएंगी। बाकी इस सिमेट्री के टॉपिक में मैं कोशिश करूंगा अलग से वीडियो बना दूं, वहां से जो है आप इसको डिटेल में फिर समझ सकते हैं। तो आपने सबसे पहले तो सिमेट्री के लिए ये याद रखना है कि सिमेट्री रोटेशनल सिमेट्री भी होती है
किसी क्लोज फिगर की और रिफ्लेक्सिव सिमेट्री भी होती है, ठीक है, उनका कुछ ऑर्डर भी होता है। अब एमसीक्यू के लिए आपने याद रखना है कि रेगुलर अगर हेक्सागोन 6 साइडेड क्लोज फिगर होगी तो उसमें 6 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी और रोटेशनली सिमेट्रिक में उसका ऑर्डर 6 होगा। ये एमसीक्यू के लिए आपने माइंड में रखना है। जी नेक्स्ट हम मूव करते हैं ट्राइएंगल्स पे, कुछ ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ट्राइएंगल्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। अ ट्राइएंगल इज अ पॉलीगॉन, एक पॉलीगॉन ही होती है विद 3 साइड्स, जिसमें 3 साइडें होती हैं और 3 ही एंगल्स होते हैं। अब इसमें आपने एक ये इसकी खासियत, इसकी प्रॉपर्टी समझ लें कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, इनके जो तीनों एंगल्स का इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो ट्राइएंगल की डेफिनेशन में एक आप ये वाली लाइन लिख दोगे, ट्राइएंगल इज अ पॉलीगॉन विद 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स, एंड उसके बाद आप ये वाली लाइन ऐड कर दोगे, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल इन एनी ट्राइएंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। उसके बाद अगर आपको इक्विलैटरल ट्राइएंगल आ जाती है तो उसकी डेफिनेशन भी आप ये लिखोगे, इन इक्विलैटरल ट्राइएंगल ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 360 डिग्री। इक्विलैटरल ट्राइएंगल में तीनों साइडें इक्वल होती हैं, तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तीनों एंगल 60-60 के होंगे तो 180 बनेगा। उसके बाद एमसीक्यू के लिए आपने ये लाइन याद रखनी है कि इट हैज 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री। इक्विलैटरल ट्राइएंगल में 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री होगी और रोटेशनल सिमेट्री में उसका ऑर्डर 3 होगा। आइसोसेलेस ट्राइएंगल्स हैं जिसमें 2 साइडें इक्वल होती हैं, ये डेफिनेशन आप लिखोगे ना, आइसोसेलेस ट्राइएंगल 2 साइड्स आर इक्वल, और 2 साइडें इक्वल होती हैं उनके ऑपोजिट एंगल्स भी फिर इक्वल होते हैं। 2 साइड्स आर इक्वल एंड एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। तो ये आप डेफिनेशन यहां तक लिखोगे और इसके लिए आपने आइसोसेलेस ट्राइएंगल के लिए याद रखना है, इट हैज 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। जी नेक्स्ट मूव हम करते हैं एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइएंगल। ट्राइएंगल का एक्सटीरियर एंगल अगर आप फाइंड करना चाहते हो तो वो किसके इक्वल होगा, ये एमसीक्यू के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है। द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल, किसी भी एक्सटीरियर एंगल को जब आप मेजर करोगे ट्राइएंगल में, इज इक्वल, वो इक्वल होगा सम ऑफ द मेजर ऑफ 2 ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के। अब यहाँ पे ये आपके पास ट्राइएंगल है एबीसी, इस ट्राइएंगल के बाहर ये डब्ल्यू वाला जो एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल है, ये बाहर बना हुआ है, ठीक है, एसी वाली लाइन को एक्सटेंड करके बनाया गया है। जी अब ये वाला जो W वाला एक्सटीरियर एंगल है ये इक्वल होगा इसके ऑपोजिट जो 2 इंटीरियर एंगल्स हैं, एक इसके ऑपोजिट एंगल इंटीरियर X है और एक Y है। X और Y को जब आप ऐड करोगे ये जो इनका आंसर आएगा उतना ही आपका जो है ये एक्सटीरियर एंगल W का आंसर होगा, ये वो लिखा गया है X + Y = W, ठीक है, ये आपने कॉन्सेप्ट माइंड में रखना था एमसीक्यू उसके लिए। उसके बाद पैरेललोग्राम की डेफिनेशन आ जाती है पेपर में। पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं इनके ऊपर, ये भी हम माइंड में रखेंगे, ये आगे एक्सरसाइज में क्वेश्चन में भी यूज होंगी। अब पैरेललोग्राम इज क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है जिसमें 4 साइडें हों, तो पैरेललोग्राम 4 साइडेड क्लोज फिगर होगी। द क्वाड्रिलेटरल हुज ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इसमें ऑपोजिट साइड पैरेलल होंगी, यानी कि अगर आप ये ए डी वाली साइड देखते हो ये पैरेलल है बी सी वाली साइड के, अगर आप ए बी वाली साइड देखते हो ये पैरेलल है सी डी वाली साइड के। ऑपोजिट साइड पैरेलल होती हैं और ये लेंथ में भी इक्वल होती हैं, ये भी आपने याद रखना है, जितनी ए डी की लेंथ है उतनी बी सी की लेंथ होगी। इक्वल इन लेंथ एंड ऑपोजिट एंगल आर इक्वल, इनमें ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, ये आपने माइंड में रखना है, यानी कि जो ए एंगल होगा वो इक्वल होगा सी एंगल के और जो बी एंगल होगा वो इक्वल होगा डी एंगल के, ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। और इसके लिए ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, ये आगे एक्सरसाइज में भी कॉन्सेप्ट यूज होगा, इट्स एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, इसके जो एडजेसेंट एंगल जो है वो सप्लीमेंट्री होंगे। अब एडजेसेंट एंगल्स का मतलब होता है साथ साथ बने होना या सेम साइड को जो है वो सेम आर्म को जो है वो शेयर कर रहे होते हैं। तो इसके लिए आपने ये याद रखना है कि ये वाला जो ए एंगल और डी एंगल इनका सम जो है वो 180 के इक्वल होगा, और इसी तरह ए एंगल जो बी एंगल जो है इसका सम भी 180 के इक्वल होगा। तो ये आपने याद रखना है, एडजेसेंट एंगल और सप्लीमेंट्री, ये आगे यूज होंगे। उसके बाद रेक्टेंगल्स की डेफिनेशन आपने याद रखनी है। रेक्टेंगल्स के अंदर चारों जो एंगल्स हैं नंबर 1 तो वो 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है, और रेक्टेंगल्स में ऑपोजिट साइड की जो लेंथ है वो इक्वल होती है, ठीक है, और हर एंगल जो है वो 90 डिग्री का भी होता है, और इसमें जो डायगोनल की लेंथ होती है वो इक्वल। पैरेललोग्राम के लिए आपने याद रखना है, ये आगे लिखा भी हुआ है, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं लेकिन वो लेंथ में इक्वल नहीं होते,
ये लिखा हुआ था डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, दे क्रॉस ईच अदर एट मिड पॉइंट, दे आर नॉट इक्वल इन लेंथ। तो डायगोनल है वो लेंथ में इक्वल नहीं होती पैरेललोग्राम में, जबकि रेक्टेंगल में जो है डायगोनल वो लेंथ में इक्वल होते हैं। ये आपने डिफरेंस इनमें याद रखना है। उसके बाद रम्बस की डेफिनेशन आ जाती है, ऑल साइड आर इक्वल, रम्बस में सारी साइडें इक्वल होती हैं, एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। ये एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये डेफिनेशन भी आ सकती है कि रम्बस के अंदर जो डायगोनल हैं वो 90 डिग्री के एंगल पे बाइसेक्ट करेंगे। उसके बाद स्क्वायर की डेफिनेशन, स्क्वायर में चारों साइडें इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर 90, चारों एंगल जो है वो 90 डिग्री के होते हैं, एंड डायगोनल आर इक्वल, और स्क्वायर में भी डायगोनल इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल में भी इक्वल होते हैं, स्क्वायर में भी इक्वल होते हैं, एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, और स्क्वायर में भी जो है वो राइट एंगल पे ही बाइसेक्ट करते हैं उनके डायगोनल्स। जी माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हम मूव करते हैं टेसिलेशन, एप्लीकेशन ऑफ पॉलीगॉन्स में टेसिलेशन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके पास, ये आगे एक्सरसाइज में भी यूज होना है। टेसिलेशन इज अ पैटर्न ऑफ शेप, ये डिफरेंट शेप्स की पैटर्न है दैट फिट टुगेदर परफेक्टली, कि शेप्स का परफेक्टली एक दूसरे के साथ फिट हो जाना विदाउट एनी गैप, के कुछ गैप भी ना रहे, अगर गैप रहेगा तो टेसिलेशन नहीं होगी। ये डायग्राम आगे होगी, उससे ये मजीद आपको क्लियर होगी चीज। ओवरलैप, ओवरलैप भी नहीं करेंगे, कवरिंग अ प्लेन, प्लेन को कवर करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम देख लें, अब ये 6 साइडेड ये रेगुलर हेक्सागोन बनी हुई है आपके पास, 1 2 3 4 5 6 साइडें हैं इसमें। अब रेगुलर हेक्सागोन के साथ एक और रेगुलर हेक्सागोन, उसके साथ एक और, ये सारी रेगुलर हेक्सागोन परफेक्टली फिट है एक दूसरे के साथ और कोई गैप भी नहीं है दरमियान में, तो ये रेगुलर टेसिलेशन बनी हुई है आपके पास, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये एक इररेगुलर टेसिलेशन, वो भी टेसिलेशन ही है लेकिन इररेगुलर है। उसकी रीजन क्या है, यहाँ पे सारी चूंकि एक ही शेप्स हैं, हेक्सागोन्स ही आपके पास, यहाँ पे डिफरेंट शेप्स हैं लेकिन कोई गैप नहीं है इनमें भी। अगर आप ये वाली शेप देखोगे, इस तरह की शेप यहाँ पर भी है, ठीक है, और यही शेप यहाँ पर भी है, ठीक है। और इसके बाद अगर ये शेप आप देखोगे, ये ट्राइंगल ही बनी हुई है, इसके साथ ये भी ट्राइंगल है। तो डिफरेंट शेप्स को जो है एक दूसरे के साथ फिट किया गया है, कनेक्ट किया गया, गैप इसमें भी नहीं है। लेकिन चूंकि यहाँ पे डिफरेंट शेप्स यूज हो रही हैं, तो इस तरह की टेसिलेशन को हम इररेगुलर टेसिलेशन का नाम देते हैं। अब टेसिलेशन के लिए आपने एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है, जब भी किसी फिगर से आप उनको कनेक्ट करके, टेसिलेशन कंप्लीट तब होगी जब किसी भी वर्टेक्स पे आप एंगल देखोगे वो 360 डिग्री होगा, तब आपके पास जो है वो टेसिलेशन कंप्लीट होगा। अदरवाइज कोई भी शेप जो है वो टेसिलेशन नहीं हो सकती अगर किसी भी वर्टेक्स पे जो है एंगल 360 नहीं होगा। अब टेसिलेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट शेप्स हैं आपके पास जो कि खुद ही मिलके जो है टेसिलेशन कंप्लीट कर देती है, किसी और शेप की जरूरत नहीं रहती। अब उसमें हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करोगे आप तो वो टेसिलेशन कंप्लीट कर देंगे, और एक वर्टेक्स में उनका एंगल जो है 360 ही होगा किसी भी वर्टेक्स पे। उसके बाद स्क्वायर भी इस तरह की शेप है, ये भी टेसिलेशन कंप्लीट कर देती है। रेगुलर हेक्सागोन, रेगुलर हेक्सागोन जो है ये भी, रेगुलर हेक्सागोन तो हमने यहीं पे ही देख लिया, ये रेगुलर हेक्सागोन टेसिलेशन कंप्लीट कर, कोई गैप इनमें बाकी नहीं बचता, ठीक है। ये 3 स्पेशल टाइप की फिगर्स हैं आपके पास रेगुलर पॉलीगॉन्स की। जी अब यहाँ पे अगर आप इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करेंगे तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में चूंकि सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं, अगर आप एक वर्टेक्स पे 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स को कनेक्ट करोगे एक ही वर्टेक्स पे, फिर 60 एंगल ऐड होगे 360 बनेगा, टेसिलेशन कंप्लीट होगी, ठीक है। उसके बाद जब आप स्क्वायर की बात करते हो, चूंकि स्क्वायर में हर एंगल 90 का होता है, तो 94 एंगल 90 के ऐड होंगे 360 बनेगा। तो एक वर्टेक्स पे 4 आपने स्क्वायर जो है वो कनेक्ट करने हैं, फिर आपकी टेसिलेशन कंप्लीट होनी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिए चीजें थी, तो कॉन्सेप्ट भी था जो कि आपने माइंड में रखना था। अगर अब रेगुलर पेंटागोन की बात कर लें तो रेगुलर पेंटागोन एंड अदर कुछ दूसरी पॉलीगॉन्स की बात कर लें विद एंगल्स दैट डोंट अब एड अप टू 360 डिग्री, जिनके एंगल्स को जो है आप ऐड करो 360 डिग्री ना बने एट ईच वर्टेक्स, हर वर्टेक्स पे, तो वो गैप फ्री पैटर्न नहीं बन सकता, वो टेसिलेशन नहीं बन सकती, उसकी पॉसिबल टेसिलेशन नहीं है।
रेगुलर पेंटागन 5 साइडेड ये क्लोज फिगर होती है, या कोई और ले लो। तो एक इक्वेलेटरल ट्राइंगल है, या दूसरे नंबर पे स्क्वायर है, या तीसरे नंबर पे रेगुलर हेक्सागोन है। ये टेस्लेशन कंप्लीट कर देती हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट ये नोट आपने याद रखना है, ये आगे एक्सरसाइज में यूज होंगे फॉर्मूला। अगर आप इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना चाहते हो तो उसका फॉर्मूला होगा स्क्वायर रूट 3/4 इंटू एस स्क्वायर। एस साइड को शो कर रहा है क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में साइडें इक्वल होती हैं, इसलिए ये एस स्क्वायर लिखा हुआ है। अगर एरिया ऑफ हेक्सागोन फाइंड करना चाहते हो उसका फॉर्मूला होगा 3 इंटू अंडर रूट 3/2 इंटू एस स्क्वायर। एस यहाँ पर भी साइड को शो कर रहा है, तो ये आपने माइंड में रखना है जी। अब 9.4 एक्सरसाइज पे हम मूव करते हैं। पहला इसका क्वेश्चन है व्हाट इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ डेकागोन। डेकागोन ये जब हम टाइप्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन्स में आपको दिखा रहा था वहां पे हमने ये देखा था रेगुलर डेकागोन जो है ये इस तरह की क्रॉस फिगर है जिसमें 10 साइडें इक्वल होती हैं। ठीक है, आगे लिखा भी हुआ है 10 साइडेड पॉलीगॉन। ठीक है, अब n आपके पास 10 है और आपने सम ऑफ इंटीरियर एंगल फाइंड करना है। इसका फॉर्मूला हम देख चुके हैं। सम ऑफ इंटीरियर एंगल का जो फॉर्मूला है यहाँ पे 10 है, वो है n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। n यहाँ पे 10 है, 10-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, 10-2 करेंगे 8 आ जाएगा, और 8 को जब 180 से आप मल्टीप्लाई करोगे 1440 आ जाएगा। उसके बाद सेकंड अगर इसका पार्ट देख लें, कैलकुलेट द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागोन। रेगुलर हेक्सागोन में 6 साइडें होती है, इसलिए मैं आपको कह रहा था ये आपने याद रखना है, जस्ट आगे वर्ड यूज होने हैं। n इज इक्वल टू 6 है और ईच इंटीरियर एंगल फाइंड करना है, यानी कि n पे डिवाइड भी करना पड़ेगा इस फॉर्मूले को। ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री ओवर n। ये फॉर्मूला आपके पास n यहाँ पे चूंकि 6 है, 6-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, n 6 यूज करेंगे, 6-2 4 हो जाएगा, 4 को 180 से मल्टीप्लाई करना है और उसके आंसर को 6 पे डिवाइड कर देना है, 120 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इसी का थर्ड पार्ट देख लें, व्हाट इज ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन। रेगुलर पेंटागन का फॉर्मूला, रेगुलर पेंटागन में नंबर ऑफ साइड 5 होती हैं, n इज इक्वल टू 5, और एक्सटीरियर एंगल आपने ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है। तो ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला है 360 डिग्री ओवर n, यानी कि हर साइड पे जो एक्सटीरियर एंगल बनना है उसका जो सम है। तो n यहाँ पे चूंकि 5 है, 360 को 5 पे डिवाइड करोगे 72 डिग्री। उसके बाद 4 पार्ट अगर इसी का देख लें, इफ द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन, पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल का सम हमें दे दिया गया, हाउ मेनी साइड, यानी कि आपने n फाइंड करना है जी। फॉर्मूला लगाएंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल का जो कि n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। अब सम ऑफ इंटीरियर एंगल हमें दिया गया 1440, वो हमने यूज कर लिया, और यहाँ पे n-2 मल्टीप्लाई 180 एज इट इज आ गया, 180 डिग्री इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा। 1440 को 180 डिग्री पे डिवाइड करोगे आंसर आ जाएगा 8, और n जो है यहाँ पे n-2 है, 2 माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, और नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास आ जाएंगी 10, यानी कि यहाँ पे ये डेकागोन की बात हो रही है, क्योंकि डेकागोन में इंटीरियर एंगल का जो सम हमने देखा है वो 1440 था। यहाँ पे 1440 हमें दे दिया गया था, तो हमने नंबर ऑफ साइड बतानी थी, तो ये 10 यहाँ पे इसका आंसर आना था जी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इन अ पैरेललोग्राम ABCD। अब यहाँ पे एक साइड आपको दे दी गई है मेजरमेंट ऑफ AB 10 सेंटीमीटर, यानी कि A से B तक ये डिस्टेंस हमें गिवन है। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ AD, A से D वाला डिस्टेंस भी 6 सेंटीमीटर गिवन है, और उसके बाद मेजरमेंट ऑफ एंगल BAD। अब ये किस वर्टेक्स पे बनेगा, ये दरमियान वाला हम ये देखते हैं। दरमियान में चूंकि A लिखा हुआ है, वर्टेक्स पे एंगल हमें 45 डिग्री लिखा दिया गया है BAD, तो A वर्टेक्स पे हमने 45 डिग्री एंगल ले लिया। कैलकुलेट द एरिया ऑफ ABCD, इस पैरेललोग्राम का एरिया हमने फाइंड करना है। पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला हम देखेंगे, फिर जो है हम ये फाइंड कर लेंगे। एरिया पैरेललोग्राम आपके पास होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट, तो बेस मल्टीप्लाई हाइट, बेस तो हमारे पास गिवन है ये A से B तक, ये हमें लेंथ गिवन है 10 सेंटीमीटर, लेकिन हाइट इसकी फाइंड करनी है। हाइट फाइंड करने के लिए हम वर्टेक्स D से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, वो इसकी हाइट होगी। तो वो पहले हाइट फाइंड कर लेंगे, फिर फॉर्मूले में यूज करके हम आंसर निकाल लेंगे। तो वो हाइट फाइंड करने के लिए अगर आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे तो वो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी ये वाली, ठीक है।
अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में 90 के ऑपोजिट साइड आपको पता है हाइपोटेनियस, एक्यूट एंगल के ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर साइड हाइट के लिए हमें फाइंड करना होगी, और हमें एंगल जो है 45 डिग्री दे दिया गया। पाइथागोरस थ्योरम हम नहीं लगा सकते, उसकी रीजन यही है कि सिर्फ आपके पास एक साइड गिवन है, दूसरी साइड गिवन होती तो दोनों साइडों पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के तीसरी साइड फाइंड कर लेते, तो यहाँ पे नहीं लगा सकते। अब एक साइड हमें गिवन है, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें देखनी पड़ेगी जो जहाँ पे यूज हो सकती है। फाइंड हमने परपेंडिकुलर करना है, गिवन हमारे पास हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस साइन डिफाइन है परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, तो इसलिए हम साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर रहे हैं, और एंगल जो है ये एक्यूट एंगल पे डिफाइन है सारी ट्रिग्नोमेट्रिक, तो ये एक्यूट एंगल हम यूज कर रहे हैं। साइन मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, अब एंगल ए यूज करेंगे 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री, और परपेंडिकुलर फाइंड करना एच आ जाएगा उसकी जगह पे, और हमारे पास जो हाइपोटेनियस है वो 6 है, वो यूज कर लिया। अब साइन 45 डिग्री होता है 1/√2, ये टेबल वैल्यू लिखी है, यहाँ से 6 नीचे डिवाइड हो रहा है, 1 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6/√2, ये हमारे पास परपेंडिकुलर साइड आ गई जो कि हाइट है। ठीक है, अब हाइट और ये जो बेस हमें गिवन थी ये हम यूज कर लेंगे, और एरिया पैरेललोग्राम का फॉर्मूला लगाया, बेस आपके पास ये 10 है वो यूज कर ली, और हाइट हम निकाल चुके 6/√2। अब 6 को 10 से मल्टीप्लाई करना है 60, और 60 को √2 पे डिवाइड जब हम करेंगे आंसर आ जाएगा 42.43 या 42.42, आपकी बुक में देख लेना क्या होगा, तो ये राउंड ऑफ करके मैंने लिखा होगा जी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इन अ पैरेललोग्राम ABCD इफ मेजरमेंट ऑफ एंगल DAB ये एंगल हमें 70 डिग्री दे दिया गया है, फाइंड द मेजर ऑफ ऑल अदर एंगल्स, जो बाकी तीनों एंगल है वो हमने फाइंड करने हैं पैरेललोग्राम में। अब पैरेललोग्राम की डेफिनेशन हम देख के आए हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हम देख के आए हैं। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होते हैं, यानी कि जो एंगल आपके पास DAB 70 डिग्री है, ये मेजरमेंट वर्टेक्स ए पे जो एंगल है ये इक्वल होना है वर्टेक्स सी पे एंगल के, और वर्टेक्स सी पे एंगल या तो हम लिख सकते हैं BCD या लिख सकते हैं DCB। ठीक है, तो वर्टेक्स सी आपने जो है ये सी दरमियान में रखना है। तो इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये इसकी प्रॉपर्टी है। मेजरमेंट ऑफ एंगल DAB ये इक्वल होगा मेजरमेंट ऑफ एंगल DCB के यानी कि इसके। ठीक है, अब चूंकि DAB 70 डिग्री है, मेजरमेंट ऑफ एंगल DCB भी फिर 70 होगा, ये वाला एंगल हमने फाइंड कर लिया जी। अब उसके बाद सप्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा ये दो एंगल फाइंड करने के लिए। सिमिलरली आपके पास जो मेजरमेंट ऑफ एंगल ABC, मेजरमेंट ऑफ एंगल ABC वर्टेक्स B पे ये वाला एंगल बनने वाला ABC, ये इक्वल होना है मेजरमेंट ऑफ एंगल ADC के या CDA के, दोनों में से एक लिखा होगा, ADC लिखा हुआ है। ठीक है, इसके इक्वल होना है ये, तो इसके लिए सप्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। सप्लीमेंट्री एंगल्स में मैंने आपको बताया था जो वर्टेक्स A पे एंगल और जो वर्टेक्स D पे एंगल, इन दोनों एंगल्स को सम करें तो 180 डिग्री होगा सप्लीमेंट्री, या वर्टेक्स A पे जो एंगल है और वर्टेक्स B के जो एंगल है इनको सम करें 180 डिग्री होगा। तो दोनों तरह से आप इसको कर सकते हो। तो वही लिखा हुआ है मेजरमेंट ऑफ एंगल DAB, मेजरमेंट ऑफ एंगल DAB यानी कि 70 डिग्री, और मेजरमेंट ऑफ एंगल ADC ये वाला जो एंगल है, ये दोनों एंगल को सम किया जाए 180 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब DAB आपके पास है 70 डिग्री यूज कर लिया, 70 डिग्री इधर ऐड हो रहा है 180 से माइनस हो जाएगा, और 180 से 70 आप माइनस करोगे तो मेजरमेंट ऑफ एंगल ADC ये वाला जो ये 110 आ जाएगा 180 में से 70 माइनस करके। ठीक है, ये हमने प्रॉपर्टी यूज कर ली जी। उसके बाद चूंकि दोनों एंगल्स इक्वल हैं ABC और मेजरमेंट एंगल ADC, अब ADC हम निकाल चुके 110, मेजरमेंट ऑफ एंगल ABC भी फिर 110 ही होगा, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं जी। तो इस तरह ये आपने कैलकुलेट करना था। चले नेक्स्ट हम मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बड़े ध्यान से समझना है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है थोड़ा सा। A shape is created by cutting a square in half diagonally
कि एक शेप क्रिएट हम कर रहे हैं स्क्वायर को कट करके, हाफ डायगोनली कट करके। ये एक स्क्वायर है हमारे पास, स्क्वायर जिसकी चारों साइडें इक्वल होती हैं, ठीक है। वर्टेक्स का नाम देना है तो आप दे लें, ये वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स बी है, इसी तरह वर्टेक्स सी है, ये वर्टेक्स डी है, ठीक है। ये स्क्वायर आपके पास, इसको हमने हाफ डायगोनली कट किया है। अब एक डायगोनल जो है आपको पता है, एक वर्टेक्स से ऑपोजिट वर्टेक्स तक लाइन सेगमेंट को हम डायगोनल का नाम देते हैं, ठीक है। इसको हाफ डायगोनली कट किया है, यानी कि हाफ से हमने कट कर दिया, एक ये हाफ डायगोनली लाइन और एक ये हाफ डायगोनली लाइन, ठीक है। half and then attaching a right angle triangle to the hypotenuse of each half। अगर आप ये वाला हाफ देखोगे ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है, अगर आप ये वाला हाफ देखोगे ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है। अब इन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल के हाइपोटेनियस साइड्स के साथ आपने एक राइट एंगल ट्राइंगल अटैच कर दी है, जो कि ये आपको नजर आ रही है, ठीक है। और इन दोनों के दरमियान में राइट एंगल बनेगा, हाइपोटेनियस दोनों के दरमियान में यहाँ पे इंटरसेक्शन, ये आपके पास 90 डिग्री का एंगल है, ये हमने वो लिख दिया। अब एक्सप्लेन हमने करना, एक्सप्लेन व्हाई दिस शेप कैन टेसिलेट, कि क्यों जो है ये शेप जो है वो टेसिलेट है। तो टेसिलेट के लिए मैंने आपको बताया है, अगर टेसिलेट किसी शेप को एंगल से शो करना है तो किसी भी वर्टेक्स पे, हर वर्टेक्स पे, वैसे हर वर्टेक्स पे एंगल का जो सम है वो 360 होना चाहिए, फिर टेसिलेशन जो है वो कोई भी फिगर जो है वो टेसिलेट होगी। ये हमने एक्सप्लेन करना है, यही यहाँ पे सोल्यूशन में लिखा हुआ है, द शेप कैन टेसिलेट, ये शेप जो है वो टेसिलेट हो सकती है विद इंटीरियर एंगल समिंग, जिसमें इंटीरियर एंगल्स को जो हम सम करेंगे वो 360 डिग्री होगा। अब यहाँ पे चूंकि ये एक स्क्वायर शेप है, स्क्वायर के अंदर सारे एंगल 90 के होते हैं, सारे एंगल 90 को जो आप ऐड करोगे 360 डिग्री बन जाएगा इंटीरियर एंगल्स, ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 है, तो ये टेसिलेट हो सकती है। यही उन्होंने पूछा हुआ है, क्यों हो सकती है, क्योंकि एंगल्स को आप सम करो 360 डिग्री होना चाहिए जी। उसके बाद हमें ये पूछा गया कैलकुलेट द इंटीरियर एंगल ऑफ न्यू शेप, ये जो न्यू शेप बनी हुई है ये ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ये इनके इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे। ये वाला तो 90 डिग्री का है, फिर दूसरे कितने डिग्री के होंगे, चूंकि इस पूरे वर्टेक्स पे 90 डिग्री का एंगल है और ये वाली जो डायगोनल लाइन है ये एंगल को बाइसेक्ट कर देती है। ये सारा आपके पास यहां से लेके यहां तक ये सारा 90 डिग्री का है, वर्टेक्स डी पे भी और वर्टेक्स सी पे भी, ठीक है। चूंकि इस डायगोनल लाइन ने इसको बाइसेक्ट कर दिया तो मींस ये वाला जो आपका एंगल है ये भी 45 डिग्री का और ये वाला जो एंगल है ये भी 45 का रह गया, ये भी बाइसेक्ट हो गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो इंटीरियर एंगल बन गए न्यू शेप के, एक 90 डिग्री आ गया, दो जो है वो 45 डिग्री के आ गए, ये वही लिखा हुआ है, द इंटीरियर एंगल ऑफ न्यू शेप आर 90 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो हमने न्यू शेप के इंटीरियर एंगल्स भी फाइंड कर लिए। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, स्टेटमेंट देखते हैं इसकी। अ टेसिलेशन इज क्रिएटेड बाय रिपीटेडली रिफ्लेक्टिंग अ बेसिक शेप, एक बेसिक शेप को ही रिफ्लेक्ट करवा के आपने एक टेसिलेशन कंप्लीट की है। द बेसिक शेप, जो वो बेसिक शेप है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, ये यहाँ पे हमने बना ली राइट एंगल ट्राइंगल विद साइड लेंथ, जिसकी जो साइड लेंथ्स हैं वो 3, 4 एंड 5 यूनिट्स हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल में आपको ये पता होना चाहिए कि जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हाइपोटेनियस साइड होती है। अब यहाँ पे तीनों साइडों में सबसे बड़ी साइड 5 है, तो 5 को हम हाइपोटेनियस पे लेंगे, ठीक है। तो ये नाम देने हुए मैंने आपको बड़े अच्छे से सिखाए हुए हैं। उसके बाद परपेंडिकुलर बेस के लिए या तो आप 4 को परपेंडिकुलर ले लें या आप 3 को परपेंडिकुलर ले लें, एक को आपने परपेंडिकुलर लेना है। अगर आप 4 को परपेंडिकुलर ले रहे हो तो फिर 3 बेस साइड हो जाएगी, ठीक है। फाइंड दी मिनिमम नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन नीडेड टू क्रिएट अ टेसिलेशन, वो कह रहा है कितने मिनिमम नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस चाहिए होंगी टेसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए, दैट कवर्स अ स्क्वायर, जो एक स्क्वायर शेप को कवर करेंगे ट्राइंगल्स मिलके, विद अ एरिया, जिसका एरिया हमें दे दिया गया है 3600 स्क्वायर यूनिट। चलें लेट करते हैं, पहले तो इस ट्राइंगल का हम एरिया निकाल लेते हैं। इस ट्राइंगल का एरिया निकाल के और टोटल जो स्क्वायर का एरिया है
उस टोटल स्क्वायर के एरिया को इस ट्राइंगल के एरिया पे डिवाइड कर देंगे, हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास कितनी ट्राइंगल्स चाहिए या कितनी रिफ्लेक्शन चाहिए। जी, हाइपोटेनियस साइड 5 है, ये लेट कर लिया। परपेंडिकुलर चूंकि ये हाइट है आपके पास, ठीक है, वो हमने 4 कह दी और बेस 3 है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ये होता है हाफ बेस मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। तो इसके लिए हमें ये हाइट वाली साइड 4 हमने यूज करनी है, हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाफ बेस हमारे पास क्योंकि 3 है, हाइट हमारे पास 4 है, 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 और 12 को 2 पे डिवाइड करोगे तो 6 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया आएगा। जी, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हमने फाइंड करनी है या रिफ्लेक्शन फाइंड करनी है, तो उसका फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ स्क्वायर यानी कि कंप्लीट एरिया स्क्वायर का, और नीचे आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल जो कि हमने फाइंड किया। 3600 को 6 पे डिवाइड करोगे, 600 ट्राइंगल्स मिलके जो है 3600 स्क्वायर यूनिट का जो एरिया है स्क्वायर का उसको कवर करेंगी। 600 ट्राइंगल हमारे पास चाहिए, सो 600 रिफ्लेक्शन नीडेड टू कवर दिस स्क्वायर, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। A tessellation is created using regular hexagons. रेगुलर हेक्सागोन्स को यूज करके आपने एक टेसिलेशन बनाई है। Each hexagon has a side length of 5 सेंटीमीटर। हर हेक्सागोन की जो साइड लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर हमें दे दी गई है, यानी कि एस हमारे पास 5 है यहाँ पे। Find the total area of tessellation if it consists of 25 hexagons. 25 हेक्सागोन्स अगर हमारे पास हैं तो टोटल एरिया कितना होगा टेसिलेशन का। और टेसिलेशन हेक्सागोन से मिलके बन रही है, हम कंसीडर कर लेते हैं कि टेसिलेशन भी फिर एक हेक्सागोन ही है, ठीक है। जब 25 हेक्सागोन मिलके एक टेसिलेशन बनाएंगी वो हम कह रहे हैं वो भी एक हेक्सागोन ही है। तो 25 हेक्सागोन का एरिया निकालने से पहले हम पहले एक हेक्सागोन का एरिया निकाल लेते हैं, उसको 25 से मल्टीप्लाई करके 25 हेक्सागोन का एरिया आ जाएगा, तो टोटल एरिया आ जाएगा हमारे पास टेसिलेशन का। जी, गिवन एस हमारे पास जो साइड है वो 5 है, ये हमें गिवन है, और हेक्सागोन के अंदर 6 साइडें इक्वल होती हैं, तो एन हमारे पास यहाँ पे 6 है। तो फॉर्मूला यूज होगा एरिया ऑफ हेक्सागोन के लिए, ये मैं आपको पीछे बता के आया हूँ, 3 इंटू स्क्वायर रूट 3/2 इंटू एस स्क्वायर। फॉर्मूला यूज कर देंगे, एस चूंकि 5 है तो उस 5 का स्क्वायर ले लेंगे, तो 3 इंटू अंडर रूट 3, 5 स्क्वायर 25, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 इंटू अंडर रूट 3 के साथ, और फिर जो है नीचे 2 पे डिवाइड भी हम करेंगे। तो इसको ओवरऑल जब आप कैलकुलेट करोगे कैलकुलेटर से आंसर आ जाएगा 64.95 सेंटीमीटर। चूंकि एरिया है तो यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ 1 हेक्सागोन अभी हमारे पास आया, एरिया ऑफ 25 हेक्सागोन है, इसी आंसर को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब 25 से मल्टीप्लाई करोगे 1623.8, चूंकि ये भी एरिया तो इसका यूनिट भी सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा। तो टोटल जो एरिया आएगा टेसिलेशन का वो यानी कि जो 25 हेक्सागोन से मिलके बनेगी वो आ जाएगा 1623.75 या 8, इसको आप कर लें, राउंड ऑफ करके ये 80 आ जाएगा। जी, उसके बाद हमने सेकंड नंबर पे एंड टोटल पेरीमीटर भी आपने यानी कि बाउंड्री भी फिर फाइंड करनी है आपने आउटर एज ऑफ टेसिलेशन की, अज्यूमिंग इट्स परफेक्ट हेक्सागोन। अज्यूम हम कर रहे हैं कि ये जो टोटल, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये हेक्सागोन ही बनेगी, 5 हेक्सागोन को जोड़ोगे तो जो शेप बनेगी टेसिलेशन को वो हेक्सागोन ही होगी, परफेक्ट हेक्सागोन उन्होंने हमें कह भी दिया है, ठीक है। तो उसकी पेरीमीटर, उसकी बाउंड्री फाइंड करनी है, तो जी पेरीमीटर जब हम फाइंड करेंगे आ जाएगा पेरीमीटर इज इक्वल टू 6, ये 6 है नंबर ऑफ साइड हेक्सागोन के अंदर, और 5 मल्टीप्लाई 5 ये एरिया को शो कर रहा है, क्योंकि जब हम पेरीमीटर टोटल बाउंड्री फाइंड करेंगे ना, तो बाउंड्री फाइंड करने के लिए अब उसमें हर लेंथ, चूंकि बाउंड्री पे हर लेंथ 5 की है, तो एरिया क्या बनेगा एस के, चूंकि सारी साइडें इक्वल हैं, 5 मल्टीप्लाई 5 ये उस चीज को शो कर रहा है, और 6 मल्टीप्लाई 5 करोगे तो बाउंड्री हमारे पास आ जाएगी 150 सेंटीमीटर, ये पेरीमीटर होगा आउटर एज का टेसिलेशन की। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टेटमेंट, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है अब आगे सारे। रेक्टेंगुलर फ्लोर इज, ये अब रेक्टेंगुलर फ्लोर की फर्श की बात हो रही है, अब उसकी जो हमें 12 मीटर ये लेंथ है और उसकी जो विड्थ है वो 15 मीटर है,
हाउ मेनी स्क्वायर टाइल्स वगैरह, कितनी स्क्वायर टाइल्स हमें चाहिए होंगी। और एक जो स्क्वायर टाइल्स की लेंथ दे दी गई है वो 1/1 है, ठीक है, लेंथ 1 मीटर है और विड्थ भी 1 मीटर है। आर नीडेड टू कवर द फ्लोर, पूरे फर्श को कवर करने के लिए कितनी नंबर ऑफ टाइल्स हमें चाहिए होंगी। तो फॉर्मूला इसका लिख लेते हैं, नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर्स, पूरे रेक्टेंगुलर फ्लोर का जो एरिया है उसको डिवाइड कर देंगे एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल, ये जो टाइल का हमें दे दिया गया एक टाइल का जो एरिया, एरिया ऑफ वन टाइल, उस पर डिवाइड कर देंगे। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर एरिया में लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होती है, दो साइडों को मल्टीप्लाई करना होता है दो लेंथ को। अब वो हमारे पास है 12 मल्टीप्लाई 15 आ जाएगा और नीचे ये 1 मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा। 12 मल्टीप्लाई 15 180 और 1 मल्टीप्लाई 1 ही आ जाएगा, 180 टाइल्स चाहिए होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है रेक्टेंगुलर वॉल। अब एक रेक्टेंगुलर वॉल दीवार की बात हो रही है, उसकी लेंथ हमें 10 मीटर दी गई है, उसकी हाइट टॉल ये लेंथ ही हम कह लें, और 120 मीटर वो वाइड, उसकी चौड़ाई इतनी है। हाउ मेनी गैलन्स ऑफ पेंट, कितने पेंट के गैलन हमें चाहिए होंगे उस दीवार को कवर करने के लिए, पेंट मुकम्मल दीवार को पेंट करने के लिए। इफ 1 गैलन, अब एक गैलन से कुछ एरिया तो कवर हो रहा होगा, वो हमें अगर पता चल जाएगा तो हम फाइंड कर लेंगे कितने नंबर ऑफ गैलन चाहिए होंगे। नंबर ऑफ गैलन नीडेड, तो उसके लिए ये रेक्टेंगुलर वॉल का टोटल एरिया कितना बनेगा, ठीक है, उसको डिवाइड करवा देंगे एक गैलन से कितना एरिया कवर हो रहा है उस पे। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर वॉल तो 10 मल्टीप्लाई 120 आ जाएगा, और एक गैलन से जो एरिया कवर हो रहा है 35 इस पे डिवाइड करवा देंगे, 10 को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे 1200 आ जाएगा, और 1200 को 35 पे डिवाइड करेंगे तो 34.3 गैलन चाहिए होंगे। यानी कि 34 से ज्यादा हमें पेंट, 34 गैलन से ज्यादा पेंट चाहिए होगा। तो हमें फिर जारी बात है मंगवाने तो 35 ही पड़ेंगे, कुछ उसमें से बच जाएगा फिर पेंट, ठीक है। तो तकरीबन राउंड ऑफ करके 35 गैलन हमें चाहिए होंगे पेंट के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है रेक्टेंगुलर वॉल हैज अ लेंथ। अब ये भी रेक्टेंगुलर वॉल की बात हो रही है, जिसकी लेंथ जो है वो 10 मीटर दे दी गई है और उसकी जो विड्थ जो चौड़ाई है वो 4 मीटर दे दी गई है। इफ 1 लीटर ऑफ पेंट कवर्स, अब ये लीटर ऑफ पेंट्स में बात हो रही है, अगर 1 लीटर ऑफ पेंट जो है वो 7 मीटर स्क्वायर एरिया कवर करता है, हाउ मेनी लीटर ऑफ पेंट्स आर नीडेड टू कवर द वॉल, पूरी दीवार को कवर करने के लिए फिर कितने हमें लीटर ऑफ पेंट्स चाहिए होंगे जी। अब पेंट नीडेड कितना होगा उसके लिए, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर वॉल ऊपर आएगा, ठीक है, जो कंप्लीट एरिया है वो हम ऊपर रखते हैं न्यूमरेटर में, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर वॉल, और 1 लीटर से जो एरिया कवर हो रहा है वो हम नीचे रखेंगे, कवरेज बाय 1 लीटर पेंट। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर वॉल 10 मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा ऊपर, और नीचे 1 लीटर पेंट से जो एरिया कवर हो रहा है वो 7 मीटर स्क्वायर है, 7 डिवाइड कर देंगे, 10 मल्टीप्लाई 4 40 हो जाएगा, 40 को 7 पे डिवाइड करेंगे 5.71, तकरीबन 6 लीटर हमें चाहिए होगा, यानी कि 5 लीटर से ज्यादा, तकरीबन 6 लीटर हमें चाहिए होगा जी। उसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, अ विंडो हैज अ ट्रापेजॉइडल शेप। एक विंडो की बात, खिड़की की बात हो रही है जिसकी जो शेप है वो ट्रापेजॉइडल है, ठीक है। ट्रापेजॉइडल ये भी पीछे हम इस तरह की फिगर्स को भी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें एक साइड जो है, इसमें 2 साइडें जो है एक दूसरे के पैरेलल होती हैं ट्रापेजॉइडल शेप में, और वो पैरेलल साइड्स की लेंथ हमें दे दी गई है विद पैरेलल साइड 3 मीटर एंड 1.5 मीटर एंड हाइट, और हमें हाइट भी दे दी गई है उसकी ट्रापेजॉइडल की 2 मीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द विंडो, एरिया ऑफ द विंडो यानी कि ट्रापेजॉइडल शेप का जो उसकी शेप की जो विंडो है उसका एरिया कितना होगा। तो इसके लिए एरिया ऑफ ट्रापेजियम या एरिया ऑफ ट्रापेजॉइडल का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, देन हम फाइंड कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रापेजॉइडल का फॉर्मूला आपने याद रखना है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है, पैरेलल साइड को आपने सम करना है। 1/2 एज इट इज आ जाएगा, सम ऑफ पैरेलल साइड 3 में 1.5 हम ऐड कर देंगे, और एच हाइट हमारे पास 2 मीटर है, 2 यूज कर दिया। अब यहाँ पे ये कटिंग हो जाएगी, 2 1 2, 2 1 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 प्लस 1.5 करेंगे तो 4.5 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्रापेजॉइडल, यानी कि विंडो का जो एरिया है वो हमारे पास आ जाएगा। इसके साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। एक्सरसाइज के रिलेटेड किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर दें, इंशाल्लाह रिप्लाई मिल जाएगा। क्या रखें स्टूडेंट,
नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।